भाई और बहनों, इस फाइट की खासियत यह है कि इसमें राउंड नहीं होंगे। ये फाइट लगातार चलती रहेगी, हार और जीत के फैसले पर खत्म होगी। तुम्हारे हाथों से पता चलता है कि तुमने कभी फाइट नहीं की। नहीं, कभी भी नहीं। जरूरत नहीं पड़ी। इस गोलगप्पे की हिम्मत कैसे हुई राजेश को चैलेंज करने की? लगता है फाइटिंग तुम्हारा पेशा नहीं है। नहीं है तो अब हो जाएगा। मैं कहता हूं अभी वक्त है अपना नाम वापस ले लो। पता नहीं आप मेरी हिम्मत तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं या मुझसे कर रहे हैं। इस अनाड़ी ने तो तुम्हारे खिलाड़ी का थोबड़ा ही बिगाड़ दिया। ओ शट अप। गाड़ी में बैठ जाओ, नहीं तो गोली तुम्हारे बदन के आर पार होगी। चलो बैठो। गेट इन। वो लड़की मेरे बॉस को किडनैप करके ले गई। जीप फौरन जल्दी लो। Oh my God! कहाँ ले जा रही हो तुम मुझे? ये पटाखे वाली रिवॉल्वर है, पकड़ो। कहाँ ले जा रही हो? जन्नत में। जन्नत? राजेश जी, मेरी बात सुनो। मैंने अपनी हॉस्टल की लड़कियों के सामने डींग मारी थी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैंने वादा किया था कि आज तुम्हें बीच पर लेके आऊंगी। अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए समुद्र में तो नहीं, लेकिन चुल्लू के पानी में डूब जाना पड़ेगा। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी राजेश जी। एक शर्त पे। क्या? Come on. आनंद, आनंद। राजेश, राजेश बाबू, आप आ गए। मैंने तो सोचा था आप नहीं आएंगे। फौलादी जिस्म वाले राजेश के अंदर एक दिल है जिसमें इंसानियत अब भी जिंदा है। आनंद, जानता हूं राजेश बाबू, वरना इतनी रात गए आप क्यों आते हैं? शायद कल सुबह तक मेरी आंखें बंद हो जाती और मैं अपनी कहानी अपने साथ लिए बहुत दूर चला जाता। नहीं आनंद, ऐसा मत कहो। तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। नहीं, बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। राजेश बाबू, आखिरी वक्त जब करीब होता है तो दूसरों से पहले आदमी को खुद पता चल जाता है कि
उसकी मौत बहुत करीब है। आपने तो मुझे लड़ने से मना किया, लेकिन क्या करें, मेरी जरूरतें इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि मेरी अपनी जिंदगी बहुत छोटी नजर आ रही थी। मेरी एक मां है, बहुत बीमार है, गांव में रहती है। शहर में लाकर उसका इलाज करवाने की ताकत मेरे अंदर नहीं थी। स्कूल का मामूली ड्रिल मास्टर हूं ना, इसलिए। राजेश बाबू, मेरी एक बहन है, उसकी डोली उठवाने की तमन्ना थी, लेकिन हिम्मत नहीं रही। इनाम के 1 लाख रुपए जब सामने नजर आए तो साथ में एक भली चंगी मां भी नजर आई, जो अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर डोली में बिठा रही थी। लेकिन राजेश बाबू, वो सब सपना रह गया। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया आनंद? शायद मैं अब भी नहीं बताता राजेश बाबू, लेकिन एक बात मुझे बार बार सता रही थी कि कहीं आप मुझे गलत ना समझ बैठे। राजेश बाबू, मैं नाम कमाने के लिए आपसे नहीं लड़ा था और न ही आपको हराने के लिए लड़ा था। मेरी अपनी मजबूरी थी, जिसकी वजह से मैं अपनी तकदीर आजमाने चला आया था। राजेश बाबू, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर। पागल तो कल तक था, अब होश आ गया है। इस तरह आग लगाकर तुम आखिर साबित क्या करना चाहते हो? मैं फाइटर राजेश की चिता जला रहा हूँ। आज आनंद के साथ साथ वो भी जल जाएगा। तुम्हारा मतलब है कि आइंदा तुम किसी फाइट कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगे? हाँ बैनर्जी साहब, मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए जिसमें इंसान के खून की बू आती हो। तुम भी कैसे तमाशा समझ रखा है? ये मेरा बिजनेस है। पब्लिसिटी पे लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं, लाखों के टिकट बिक चुके हैं। तुम्हारे जज्बात की खातिर मैं कल के होने वाले नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कल के होने वाले नुकसान की आपको चिंता है? और कल तक जो आपने मुझसे करोड़ों रुपए कमाए उसके बारे में आप सोचते नहीं? खैर, सोचना आपके बस की बात नहीं। आपको तो सिर्फ रुपए चाहिए, चाहे वो किसी की लाश बेचकर क्यों ना हो या किसी का खून बेचकर। जाइए जाइए, मेरी सारी कमाई, सारे रुपए ले जाइए जो मैंने आपके पास अमानत के तौर पर रखे थे। आज से आप उसके वारिस हैं। प्लीज गेट गोइंग राजेश, गेट गोइंग। राजेश, क्या वाकई तुम जा रहे हो? हाँ रोजी, मैं सब कुछ और सबको छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा काम मानोगी? कहो। तुम अपने माता पिता के घर चले जाओ, किसी अच्छे भले लड़के से शादी करके मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मैं खुद खाली हाथ किसी की सेवा करने जा रहा हूँ। क्या उस राह पर मैं तुम्हारी हमसफर नहीं बन सकती? नहीं रोजी, उस राह की कोई मंजिल नहीं, कोई ठिकाना नहीं। उस राह पर मुझे अकेला ही जाना होगा। I'm sorry, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। मैं प्रायश्चित करने आया हूं बहन। मैं आनंद को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उसकी जगह तो ले सकता हूँ। तुम्हारा भाई बनकर अपना फर्ज तो पूरा कर सकता हूँ। एक नाउम्मीद माँ के लिए उम्मीद तो बन सकता हूँ। प्लीज। मगर अंदर आने से पहले तुम एक वादा करो भैया। मेरा एक सहारा तो खत्म हो गया। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल बेसहारा हो जाऊंगी। माँ की आंखें आनंद भैया के इंतजार में दरवाजे पर ही लगी रहती हैं। भैया की मौत की खबर सुनकर उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। जब तक माँ अच्छी नहीं हो जाती तुम ये बात माँ से छुपा कर रखोगे भैया। बोलो भैया। मैं वादा करता हूँ बहन, मैं वादा करता हूँ।
कौन हो तुम बेटा? माँ, ये राजेश भैया हैं, आनंद भैया के दोस्त। आनंद का दोस्त? लेकिन बेटा, तुम्हारे बारे में उसने कभी हमें कुछ नहीं बताया। कैसे बताता माँ? उसने मुझे भी आप लोगों के बारे में बहुत देर से बताया। जिन रिश्तों के बारे में देर से पता चले वो रिश्ते टूट तो नहीं जाते। नहीं बेटा, रिश्ते तो मरने के बाद भी नहीं टूटते। बस ये वही रिश्ता है माँ जो मेरे और आनंद के बीच में था। मतलब आनंद तेरे साथ नहीं आया? नहीं माँ, उसी की तो खबर देने में आया हूँ। उसे बहुत अच्छी और बहुत बड़ी नौकरी मिली है, वो भी स्विट्जरलैंड में। तू जानती है माँ स्विट्जरलैंड कहाँ है? नहीं बेटा। कहते हैं स्विट्जरलैंड स्वर्ग जैसा है माँ। मैंने भी नहीं देखा पर सुना जरूर है माँ। बहन, आनंद ने जो फल भेजे उसका रस निकाल कर माँ के लिए लिया। अच्छा बेटा, आनंद इतनी दूर नौकरी करने चला गया और हमें एक बार बताया भी नहीं। कैसे बताता माँ? सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। मुझे भी जाने से पहले बता कर गया था और कह कर गया था कि माँ का अच्छी तरह से ख्याल रखना और बहन को किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देना। वो वहाँ नौकरी ज्वाइन करते ही मुझे खत लिखेगा। उससे पहले मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा और तेरा इलाज कराऊंगा। ये सारी जिम्मेदारियां मुझ पर सौंप कर गया माँ। चल जल्दी से सामान पैक कर ले, कल सुबह की गाड़ी से शहर जाना है। हाँ? अच्छा। चल। लो माँ। दादाजी, ये लीजिए जूस पीजिए। नहीं बेटी, मैं ये नहीं पीऊंगा। ये उधार की जिंदगी मैं और नहीं जीना चाहता। अब किसके लिए इस बूढ़े जिस्म को जिंदा रखूं मैं तो तंग आ गया हूँ जिंदगी से। दादाजी, आप फिर बच्चों की तरह जिद करने लगे। पहले ये पीजिए और फिर बताइए आपकी परेशानी क्या है। लीजिए। नहीं बेटी, अब मुझसे इंतजार नहीं किया जाता। कई साल पहले एक उम्मीद की रोशनी नजर आई थी। किसी ने खबर दी थी कि विजय सिंगापुर में है, वो अपनी पढ़ाई खत्म करके यहाँ आ जाएगा, मेरी जिम्मेदारियों का बोझ उठाएगा। लेकिन उस बात को हुए भी अब 10 साल हो चुके हैं। अब मैं बिल्कुल नाउम्मीद हो गया हूँ बेटी। मैं कल ही वकील साहब को बुलाकर सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर देता हूँ। दादाजी, आपको विजय चाहिए ना? मैं विजय को आपके पास लाऊंगी। क्यों झूठी तसल्ली दे रही हो? यकीन कीजिए दादाजी, मैं दुनिया के हर अखबार, हर मैगजीन में इश्तेहार दूंगी और आप देखना, जो वाकई इस जायदाद का हकदार है वही इस जायदाद का वारिस बनेगा। वाह, वाकई तुम वफादार और ईमानदार बड़े दीवान जी की बेटी। जिस मसले को हम आज तक नहीं सुलझा सके तुमने यूं सुलझा दिया। वाह वाह। अच्छा बताओ, ये इश्तेहार तुम शहर से भेजोगी या फौरन जाकर भेजोगी जानने से क्या? इश्तेहार के लिए फौरन जाने की बात कोई उल्लू का पट्टा ही कर सकता है। लीजिए दादाजी, शहर में कई ऐसी एजेंसियां हैं जिनका ताल्लुक दुनिया के हर अखबार और मैगजीन से है। तो फिर देर मत करो, जल्दी से आज ही शहर चली जाए। घंटी बजा के माँ के साथ बैठ, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। आराम से। टैक्सी, टैक्सी। अरे टैक्सी को लाख बार बुलाओगे तो भी जवाब नहीं देगी और ना ही अपने आप चलने लगेगी, कसम खुदा की। अरे टैक्सी के मालिक का कोई नाम होता है, जैसे आपका भी कोई नाम होगा है? अरे उस्ताद, आप तो ईद का चांद हो गए। अरे आपके होटल के चक्कर काट काट कर मेरे जूते घिस गए, नए जूते खरीदने पड़े आपकी कसम। माँ और बहन साथ में आई है, जरा धीरे बोल। किसी धर्मशाला ले चले यार। अरे बहुत धर्मशालाएं हैं, वो मेरा कॉन्टिनेंटल धर्मशाला, ताजमहल धर्मशाला, कौन सी धर्मशाला में ले चलूं? मुझे 5 स्टार होटल में नहीं, मुझे बाकी किसी धर्मशाला में जाना है। वो राजेश मर गया जिसे 5 स्टार होटल की आदत थी। अब तो कोई भी छोटी मोटी धर्मशाला चलेगी। लगता है उस्ताद तकदीर ने बड़े जोरों से उछाल कर धोबी पछाड़ मारी है। अम्मी और बहन कहाँ है? हो रहा देख, उनके सामने मेरी पिछली जिंदगी का कोई जिक्र मत करना। आप बिल्कुल फिक्र मत करो उस्ताद, रहीम का हाजमा बहुत तगड़ा, हर बात पचा लेता है। आप अम्मी को ले आइए। अभी लाए। अबे बेशरम मीटर, खड़ा हो जा। उस्ताद से क्या पैसे लेगा? अरे ये किसका घर है रहीम मियां? इस गरीब खाने को अपना ही घर समझिए उस्ताद। मेरे रहते हुए अम्मी जान और बहन धर्मशाला में रहे, लानत है हमारी जिंदगी पर। अपनी टैक्सी के नीचे कूदकर जान दे देनी चाहिए, खुदा की कसम। मगर बेटा, तू इतनी तकलीफ
अम्मी जान, इस घर को अपना ही घर समझिए। मैं तो दिन भर बाहर रहता हूँ, रात को किसी भी कोने में बिस्तर लगा के पड़ा रहूंगा। हाँ? बाहर। हाँ। रहीम, तेरा ये एहसान मैं शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगा यार। माँ उस्ताद, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ये सारी जायदाद आपकी है। उस दिन आपने मेरे रुपए उस कमीने से वसूल किए जिसकी बदौलत ये टैक्सी चल रही है। वो बुरी लत छूट गई जिसकी वजह से छोटा सा मकान है, खुदा की कसम। अच्छा उस्ताद, ये अचानक इस तरह आपका शहर कैसे आना हुआ? पूरी कहानी फुर्सत से सुनाऊंगा दोस्त। पहले बता, कहीं छोटी मोटी नौकरी मिलेंगी क्या? हमारा नौकरी करें आपके दुश्मन, बस एक चैलेंज फाइट कर दीजिए, कई नौकर इर्द गिर्द घूमने लगेंगे। हाँ। चैलेंज फाइट करना मैंने हमेशा के लिए छोड़ दिया दोस्त। फिलहाल तो मुझे नौकरी चाहिए ताकि मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपनी मां का इलाज कर सकूं। बुरा न मानना उस्ताद, नौकरी कोई टैक्सी तो है नहीं कि मीटर गिराया और पैसा आना शुरू हो गया, खुदा की कसम। पर टैक्सी तो चला सकता मैं यार। हाँ, आप स्टार हो उस्ताद, चमकते हुए सितारे, लोग आपको फौरन पहचान लेंगे। यार तू अभी कह रहा था ना कि तू रात को टैक्सी नहीं चलाता। हाँ? अगर मैं रात को टैक्सी चलाऊंगा तो कैसे रहेगा? देख यार, हम दिन के सितारे हैं, रात को हमें कौन पहचानेगा? आपके कदमों के तुफैल उस्ताद, ये टैक्सी आपकी है, ये घर आपका है, हम आपके, खुदा की कसम। जब तक गाड़ी चलती है चलाते रहिए, हम आपके साथ हैं। खुदा की कसम। खुदा की कसम। थैंक यू।